Hey guys, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So students, in our previous lecture, we discussed about the Oersted experiment and the origin of the magnetic field, which was a moving charge. So moving charges constitute magnetic field that was experimented by Oersted. अब एक बार जब ऑरेस्टेड सर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई हिंट दे दिया कि हाँ मूविंग चार्जेस और अब करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बाद बाकी साइंटिस्ट को क्या चाहिए था, एक हिंट मिल गया. देन मेनी साइंटिस्ट केम अप विद देयर आइडियाज, बहुत सारे क्वांटिटेटिव आइडियाज भी आए. इसी एक सीरीज में टू साइंटिस्ट वर देयर, बायट एंड सेवर्ट. कौन थे? बायट एंड सेवर्ट. अब ये बायट एंड सेवर्ट जो साइंटिस्ट थे, दे गेव द क्वांटिटेटिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब किस बेसिस पे दिए? ऑल्दो इन्होंने जो ऑरेस्टेड के रिजल्ट्स थे, दे यूज दोज रिजल्ट्स, कुछ उनके रिजल्ट्स, कुछ उनके खुद के एक्सपेरिमेंट, एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट दे केम अप विद द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि इफ वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज आई हैव अ करंट कैरिंग वायर, थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूं आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड इसके आसपास क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा लाइक दिस, सर्कल्स की फॉर्म में, यानी कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है. आपने ये सारी चीजें 10th में ऑलरेडी पढ़ी है कि अगर आपको डायरेक्शन देखनी है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then what you will do, you will use the right hand thumb rule. You will hold the wire in your right hand, you will hold the wire in your right hand and your thumb should be in the direction of current. आपका thumb किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए. और उसके बाद अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हो, then the direction in which you are curling your fingers will be the direction of magnetic field. तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, और अगर इस पॉइंट पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये कुछ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. ये अगर मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मानूं तो ये इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. और अगर इस पॉइंट पे देखूं तो ये जो एरो है इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मींस द डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो कुछ इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं. ये सब वो लेवल है जो आप 10th में पढ़ चुके हो. बट अब हमें आना है एक ऐसे पॉइंट पे, सपोज इफ आई हैव केप्ट एनी सर्टेन पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी एक हमने पॉइंट अस्यूम कर लिया, उस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा? फ्रॉम बायो एंड सेवर्ट्स एक्सपेरिमेंट. तो देखिए क्या था बायो एंड सेवर्ट एक्सपेरिमेंट और उसका लॉ क्या था, क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया था, किस बेसिस पे दिया था. लेट अस सी. बायो एंड सेवर्ट व्हाट दे डिड, एक्चुअली देयर एक्सपेरिमेंट वाज ऑन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कि अगर इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ पे ये किसी भी चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है. एक्चुअली में उनका एक्सपेरिमेंट उस मैग्नेटिक फोर्स पे था, बट हम पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. उसी के बेसिस पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया था. सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? दे टुक अ वायर, कोई किसी भी एक शेप का वायर उन्होंने लिया था, और उनका जो वायर था वो एक फाइनाइट साइज का था, नॉट इनफाइनाइट. एक फाइनाइट साइज का वायर लिया और इस वायर में क्या किया? करंट को फ्लो करवाया. और करंट को फ्लो करवाने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप इसको किसी भी एक एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो. सपोज इस तरीके से हमने इसको बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा. ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस. अब यहाँ पे इसी वायर के अराउंड या इसके आसपास के एरिया में अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P, अगर मैंने ये पॉइंट P कंसीडर किया है, इस पॉइंट P पे मुझे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है.
तो उस मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए यू कैन नॉट कंसीडर दिस होल वायर, इस पूरे वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से डायरेक्टली आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते. दैट वाज द मेन पॉइंट इन द बायोट एंड सेविट लॉ. इन बायो-सेविट law. So what they did, they took the infinitesimally small parts of this wire. बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स को कंसीडर किया, छोटे छोटे पार्ट्स को कंसीडर किया और एक पार्ट को उन्होंने क्या बोला, करंट एलिमेंट. मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ, लॉ पे तो हम बाद में आएंगे. उन्होंने उसको क्या बोला, करंट एलिमेंट. क्या है ये करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, बहुत ही ध्यान से सुनना इसको. ऐसा माना जाता है दैट ईच मूविंग चार्ज, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस चार्जेस आर फ्लोइंग, सो ईच मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. जितने भी चार्जेस मूव कर रहे हैं वो सबके सब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं. एंड एट एनी पॉइंट द ओवरऑल और द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय ऑल द चार्जेस. समझ रहे हो इस बात को कि इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उन सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन सब से जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसके वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा. बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एंड एवरी चार्ज. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, तो हम वहां पे हर एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते. So what we do, we divide this wire or we divide this current carrying conductor into small pieces. Small pieces यानी कि हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को कंसीडर करते हैं इसको, और उस एक छोटे पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, करंट एलिमेंट नाम देते हैं. तो अगर इस वायर की कुछ लेंथ L हो और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका एक कोई छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट अगर मैं कंसीडर करूं, मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है जस्ट फॉर द कैलकुलेशन. यहाँ पे इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक लेंथ एलिमेंट DL कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ हमने कितनी ली है, DL. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस DL इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट एलिमेंट is a vector quantity. करंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर हम एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर कर ले, अब मैंने इसको करंट एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि हमें एलिमेंट तो ऑल्दो वही लेना है ना कि जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हमने इसको करंट एलिमेंट बोला है. ये एक्चुअली सिर्फ DL नहीं होता, ये प्रोडक्ट होता है करंट और इस लेंथ एलिमेंट का. बट क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, इसलिए हम वेक्टर सिर्फ किस पे यूज करते हैं, DL पे यूज करते हैं. सो दिस DL इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये कुछ बेसिक बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है. दैट मींस अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट ओनली, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट ओनली. अगर पूरे वायर की वजह से निकालना पड़े तो फिर बाद में बात आती है कि हम उसको ओवरऑल इंटीग्रेट कर देते हैं. दैट इज द डिफरेंट थिंग. So current element is a vector quantity and the direction of this current element is always in the direction of current, or what you can say, the direction of current element is always along the direction of current. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन उसी में होगी. आगे बात समझ, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है इसलिए इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है. सो वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट. सिर्फ इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. आगे बढ़े. ओके. उसके बाद बायोट एंड सेविट ने कुछ ऑरेस्टेड के जो रिजल्ट्स थे एक्सपेरिमेंट के उनको यूज किया. अब देखो इस DL एलिमेंट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट P की पोजीशन देखेंगे. तो इस DL एलिमेंट के सेंटर पॉइंट से मैंने इसकी क्या देखी, पोजीशन देखी. थोड़ा यहाँ ले लो इसे. इस पॉइंट P की क्या देखी, पोजीशन. और ऐसा वेक्टर जो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. उस पोजीशन वेक्टर को हमने क्या लिया, R वेक्टर.
क्लियर? तो अब ये dl भी खुद एक वेक्टर और ये r वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल यानी कि दोनों एक दूसरे से किस डायरेक्शन पे थे, कितने एंगल पे थे, उस एंगल को हम कंसीडर करते हैं थीटा। अब बायो एंड सेविट का जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो क्या था, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB। अब मैंने यहाँ पे dB क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से है, पूरे वायर की वजह से नहीं है। तो जब स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल अमाउंट। dB is proportional to the current flowing through this wire, is directly proportional to the current flowing through this wire। ये कहीं ना कहीं ओरेस्टेड ने भी हमें बताया था कि जितना, क्योंकि उसने रियोस्टेट कनेक्ट किया था और जो करंट था उसके अमाउंट को चेंज किया था, वेरी किया था। तो जब करंट का अमाउंट चेंज हो रहा था तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी या तो रैपिड था या स्लो था। करंट का अमाउंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन रैपिड, करंट का अमाउंट स्लो तो उतना रैपिड डिफ्लेक्शन नहीं था। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यही बायो एंड सेविट ने भी अपने रिजल्ट्स में इंक्लूड किया। So the magnetic field or the magnitude of the magnetic field is directly proportional to the current flowing through this wire. The second result was the magnetic field. The magnetic field produced by this current element is directly proportional to the length of the element. Is directly proportional to the length of the element. ये जो current element आपने consider किया है इसकी लेंथ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। क्यों करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लोगे तो उसमें पर यूनिट टाइम में उतने कम चार्जेस फ्लो करेंगे, जितना बड़ा एलिमेंट लोगे उससे उतने ही टाइम में ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ज्यादा चार्जेस फ्लो करना मतलब ज्यादा करंट का कॉन्स्टिट्यूट होना। दैट मींस द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट आल्सो मैटर्स। जितना ज्यादा लेंथ का आप कंडक्टर ले रहे हो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना कम लेंथ का आप कंडक्टर ले रहे हो उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एलिमेंट। क्लियर? ओके, देन the next result was that this magnitude of the magnetic field is directly proportional to the sine of theta, is directly proportional to the sine of theta। ये जो लेंथ एलिमेंट dl, थीटा किसके बीच का एंगल है? लेंथ एलिमेंट dl और पोजीशन वेक्टर r, dl और r के बीच का एंगल थीटा है, उसके साइन के इक्वल और साइन के प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक field। Let me write here that theta is the angle between dl vector and r vector, length element और the current element और position vector के बीच का एंगल थीटा। ये थर्ड रिजल्ट था। What was the fourth result? That magnitude of the magnetic field produced by this current element is inversely proportional to the r square। r square means कि कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, जो भी कंडक्टर आपने लिया या फिर जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमारा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दिस करंट एलिमेंट। तो जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उससे डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट P का। ये तो हम बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी कह सकते हैं। अगर मैग्नेट के जितना पास आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उतना ज्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, जितना दूर रखा है उतना कम उसको वो अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और व्हाट यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स ऑफ इन द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। द डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। व्हाट वी कैन से, दिस वाज द फोर्थ रिजल्ट, व्हाट वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड, आई एम राइटिंग हियर MF, मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स ऑफ as inverse square of distance of observation point, या P हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है उससे जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर है? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंबाइन ऑल दीज रिजल्ट्स। ये 4 बेसिक रिजल्ट्स थे जो बायो एंड सेविट ने निकाले थे अपने एक्सपेरिमेंट से। अब इनको हम कंक्लूड करेंगे ऑल द 4 रिजल्ट्स। तो ध्यान में रखना, याद रखना क्या क्या 4 रिजल्ट्स थे। अब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे। And don't forget to take the screenshots whenever there are some very important points to write in your notebook. So if I combine, then magnitude of dB, magnitude of, you can write it like this also, the magnitude of dB vector, magnetic field also a vector quantity, is proportional to current, length of the element, sine of theta, and inversely proportional to the distance or the square of the distance. अब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो dB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया जाता है वो लिया जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin theta over r square. This was the concluded result of Biot and Savit. सिर्फ ये इस एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट दी गई वो यूनिट दी गई थी टेस्ला। क्या यूनिट दी गई? टेस्ला। टेस्ला भी कह सकते हो। एक और यूनिट दी गई थी इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब जो वेबर होती है वो एक्चुअली पे फ्लक्स की यूनिट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने क्या पढ़ा था, ई डॉट ए, फाइव क्या पढ़ा था, ई डॉट ए। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 5m से डिनोट कर सकते हैं, ये बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लेना चाहूं तो देखो 5 अपॉन एरिया आएगा। 5 अपॉन एरिया मतलब एरिया की 5 की वेबर और एरिया की कितनी, मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होती है। क्लियर है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ेंगे। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला बोथ आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो थी एक स्केलर फॉर्म किसकी, बायो एंड सेविट लॉ की। This is a scalar form, and here this constant of proportionality mu naught over 4 pi, the constant of proportionality mu naught over 4 pi. यहाँ पे जो mu naught है, this mu naught is the absolute permeability of free space, ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। इस म्यू नॉट की, सिर्फ म्यू नॉट की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। बट अगर म्यू नॉट ओवर 4 पाई की बात करें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, देन इट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -7। और इसकी यूनिट जो है वो यूनिट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहीं से हम इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ म्यू नॉट की यूनिट निकालनी पड़ जाए तो क्या बनेगी, वो सारी टर्म्स इधर ट्रांसफर हो जाएगी। यूनिट तो निकालनी आती है ना आपको, इतना तो अभी तक आपने 11th में प्रैक्टिस कर लिया होगा। क्या बनेगी यूनिट इसकी म्यू नॉट की? सी म्यू नॉट वुड बी इक्वल्स टू dB इनटू r स्क्वायर बाय I dl sin थीटा। थीटा का हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या यूनिट बनेगी म्यू नॉट की? टेस्ला। दिस r स्क्वायर एंड dl, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसकी मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। बट दिस इज ओनली द स्केलर फॉर्म ऑफ द बायो-सेविट लॉ। अब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखें कि वेक्टर फॉर्म में ये बायो-सेविट रूल क्या था, देन फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl ओवर r स्क्वायर sin थीटा। अब मैंने क्या किया, इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका
बेनिफिट क्या होगा वो देख लेते हैं। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL इंटू R। इसको पहले लिख लो साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब आपके पास देखो यहां बहुत ही ध्यान से देखो, dl r sin theta, as I have already told you, dl is a vector quantity, r is a vector quantity, so two vector quantities and they have sin theta with them, isn't it the cross product? आप क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हो? a क्रॉस b को कैसे लिखते हो? ab sin theta लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ए भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट ये उनके क्या हो जाते हैं? मैग्नीट्यूड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे dl r sin थीटा को क्या हम dl क्रॉस r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बिना किसी दोहराए के हम इनको लिख सकते हैं। सो हाउ वी विल राइट इट? db वेक्टर, नाउ db इज वेक्टर, इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, now dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, क्योंकि अगर मैं इस क्रॉस को ओपन करूं क्रॉस प्रोडक्ट को तो फिर से क्या बन जाएगा? dl r sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। This is the another form of Biot-Savart law and this is the vector form of Biot-Savart law। एक और फॉर्म बन सकती है जब हम यूनिट वेक्टर की बात करें, बन सकती है कि नहीं बन सकती? देखो क्योंकि बेटा पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन किस फॉर्म में देगा, तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या बनेगी एक और वेक्टर फॉर्म? db वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I सी। r वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम? बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर एंड r कैप। कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर को? मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड इट्स यूनिट वेक्टर r कैप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जो r कैप है उसका तो क्रॉस हो जाएगा किसके साथ? dl वेक्टर के साथ, और r मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? इनटू r, और ये r क्यूब, तो r से फिर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्म निकल के आती है, db वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl vector cross r cap unit vector divided by r square. This is the third form of the Biot-Savart law. Now अब आपको यहाँ पे जो कुछ एक बातें याद रखनी है वो क्या रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो Biot-Savart law था, it can be applied to any shape। कोई भी अगर वायर किसी भी शेप का है तो उस पे वो Biot-Savart लॉ अप्लाई हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो एक स्ट्रेट वायर हो। ये या फिर अभी देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेट शेप भी नहीं ली है, थोड़ा सा कर्व्ड है, इस पे भी Biot-Savart जो रूल है वो अप्लाई हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड टू कीप ऑन इन योर माइंड दैट दिस वायर वाज ऑफ फाइनाइट साइज। ये वायर हमने क्या लिया है? फाइनाइट साइज का लिया है। अगर ये इनफाइनाइट साइज का हो तो उसके लिए फिर या तो हमें लास्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो Biot-Savart ने खुद ने जो एक साइज दिया था वो फाइनाइट साइज था, तो इस इनका जो रिजल्ट था इट वाज लिमिटेड टू दिस फाइनाइट साइज ऑफ वायर। थर्ड पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, कि जरूरी नहीं है कि जो चार्जेस एक वायर से फ्लो कर रहे हैं उसी के लिए Biot-Savart लॉ यूज किया जाए। अगर स्पेस में भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि टेलीविजन में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक बीम मूव करता है, उसके लिए भी आप Biot-Savart लॉ यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल पे जाके मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, बट हमें अभी तक यहीं तक ध्यान में रखना है। अब सब हमने कर लिया, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म भी निकाल ली, बट देयर स्टिल left one very important point. What is that? Can you tell me? बोलो कुछ है जो मिसिंग है, और कुछ मिसिंग तो रहना ही नहीं चाहिए ना। क्या मिसिंग है? अरे तो शुरुआत है बस, अभी तो Biot-Savart लॉ की एप्लीकेशंस भी पढ़नी है हमें, और उस एप्लीकेशन के लिए आपको पहले ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अरे भाई इस पे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बताया है, dB वेक्टर, बट
वेक्टर, सॉरी अभी मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि सिर्फ dB पता है, मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर की फॉर्म तो बता दी, बट डायरेक्शन क्या होगी? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस इट हैज अ डायरेक्शन, डायरेक्शन है इसकी, क्या होगी डायरेक्शन? हमें क्या पता? अरे पता नहीं तो पता करो भाई, क्या होगी डायरेक्शन? उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगी, आप अपने आप मेरा मतलब समझ जाओगे। व्हाट इज दैट? दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB vector is the direction of dl vector cross r vector। dl वेक्टर और r वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, आपने 11th में वेक्टर्स पढ़े हैं, आपने क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है उसमें डायरेक्शंस फाइंड आउट की है, आपने कुछ रूल्स भी यूज किए हैं, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये चीजें पढ़ी हैं आपने। तो जो इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट इतना कहने से काम नहीं चलेगा, ये डायरेक्शन हमें फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी। देखिए क्या होगी डायरेक्शन। तो देखो अगर आपको dl क्रॉस r करना है तो आपके पास 3 रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसी के साथ मैं इसको एक दूसरे रूल को अलग ना करते हुए इसको राइट हैंड पाम रूल भी कह सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल मतलब एक तो राइट हैंड का ये रूल, चाहे आप पाम रूल यूज करो चाहे आप थंब रूल यूज करो, दोनों से आ जाती है। एक हमारे पास था राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट हैंड मींस राइट हैंड, लेफ्ट नहीं ले सकते। ये हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स में आदत होती है कि हम थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि देखते हैं राइट की जगह लेफ्ट ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो राइट की जगह लेफ्ट ले लिया तो फिर वो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। देखा था ना 10th के अंदर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी था। एक रूल था फोर्स की डायरेक्शन के लिए, एक था करंट की डायरेक्शन के लिए, तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इन्हीं रूल्स को यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई गो विद द राइट हैंड थंब रूल, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? That you have to curl your finger from the first vector to second vector। ये dl vector cross r vector है, तो पहला वेक्टर मेरा dl वेक्टर है, दूसरा कौन सा है? r वेक्टर। तो dl से r की तरफ आपको अपनी फिंगर्स को क्या करना होता है? कर्ल करना होता है। तो देखो अब कर्ल करने के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ आना पड़ेगा। कर्ल करने के लिए क्या करेंगे? dl से r की तरफ फिंगर्स आनी चाहिए, तो देखो dl से r की तरफ आएंगी। You have to stretch your thumb। तो आपको ये देखना है कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो अभी अगर मैं dl से r की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, then my thumb is pointing inwards। My thumb is pointing inward। That means at this point the direction of magnetic field will be inwards। The direction of magnetic field will be inwards। ये तो कोई जो क्रॉस का साइन होता है, डायरेक्शन बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की 2 तरीके के पैटर्न यूज किए जाते हैं, क्रॉस एंड डॉट। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे राइट साइड में है इस कंडक्टर के, इन दिस सिचुएशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और क्या तरीका है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का? मैं आपको सारे पॉसिबल वेज बता दूंगी ताकि आप किसी को भी यूज करके डायरेक्शन बता सकते हो। क्या करना होता है आपको कि आपको आपकी जो पाम है आपको थंब रखना होता है करंट की डायरेक्शन में। थंब किसकी डायरेक्शन में रखना होता है? करंट की डायरेक्शन में। और आपकी जो फिंगर्स हैं दे शुड पॉइंट टुवर्ड्स दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करनी चाहिए आपकी फिंगर्स किस तरफ इंडिकेट करनी चाहिए? उस पॉइंट की तरफ। ऐसा करते वक्त आपका जो पाम का फ्रंट है, जो मतलब गोरा चिट्टा दिखता है ना, हाँ, तो पाम का जो फ्रंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है? जिस तरफ भी पॉइंट करे वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अभी देखो करंट की डायरेक्शन में मेरा थंब है, मेरा जो हैंड में जो फिंगर्स हैं दे आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P।
तो इस केस में मेरी जो पाम का फ्रंट है वो भी इनवर्ड, आपको नहीं दिख रहा मतलब अंदर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। उसके बाद स्क्रू रूल की अगर बात करें, अगर स्क्रू रूल की बात करें, मैंने कहा था ना हर पॉसिबल वे बता देती हूँ। स्क्रू रूल क्या कहता है कि आपको राइट हैंड स्क्रू लेना है। राइट हैंड स्क्रू का मतलब होता है कि जब आप उसको टुवर्ड्स राइट घुमाओ तो वो अंदर की तरफ जाना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट घुमाओ तो वो बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर राइट हैंड स्क्रू को कभी घुमाया है, स्क्रू घुमा के देख लेना पता चल जाएगा। तो सपोज ये स्क्रू है, इस स्क्रू को क्या करना है, आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, dl to r। इस केस में आपको देखना है कि आपका जो स्क्रू है वो किस तरफ जा रहा है। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या है, डायरेक्शन इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की। बाहर की तरफ आ रहा है तो मतलब डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो इस केस में अगर मैं dl से r की तरफ, ये dl है, ये स्क्रू मान लो, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये टुवर्ड्स राइट घूमेगा, टुवर्ड्स राइट घूमेगा तो मतलब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। आ रही है बात समझ? और इसको समझने के लिए अब मैं एक पॉइंट Q यहाँ पे दूसरी तरफ इस वायर के, ये वायर था हमारा, ये हमने पॉइंट P के लिए लिया, इस पॉइंट के लिए। बट अब हम पॉइंट एक यहाँ ले लेते हैं Q टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ दिस वायर। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाई करके देखिए रूल। सबसे पहले अगर पाम वाला रूल देखें तो जो करंट की डायरेक्शन में उसमें आपका थंब रहना चाहिए, आपकी फिंगर्स पॉइंट करनी चाहिए किसकी तरफ, उस पॉइंट Q की तरफ। आपको देखना है आपकी पाम किस तरफ इंडिकेट कर रही है, अब तुम्हारी तरफ इंडिकेट कर रही है, आउटवर्ड इंडिकेट कर रही है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डॉट से डिनोट करेंगे। स्क्रू रूल देखें तो ये अभी भी क्या है, dl वेक्टर, लेंथ एलिमेंट और करंट एलिमेंट। dl से आपको किसकी तरफ जाना है, r वेक्टर की तरफ जाना है। अब आपका स्क्रू टुवर्ड्स राइट नहीं घूमेगा, दूसरी तरफ घूमेगा, उस तरफ घूमेगा। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरी तरफ घूमेगा तो मतलब क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। So these are some ways in which you can find out the direction of magnetic field, and it is very important to find the direction of magnetic field. आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, आपको थंब रूल, पाम रूल ये सब आपको अप्लाई करना नहीं आता, आप इस चैप्टर को कभी परफेक्शन में नहीं ला सकते। So first of all you need to learn these small things. 11th में वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बता दिया आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। So this was the Bayer and Savitz rule, but there are two cases which we need to keep in mind. dB is, what dB is, mu naught over 4 pi I dl sin theta by r square. वो केसेस डिपेंड करेंगे इस थीटा पे, केसेस डिपेंड करेंगे इस पे, इस थीटा पे। सो केस फर्स्ट is if theta is 0, if theta is 0, क्या मतलब है थीटा 0 होने का, dl और r के बीच का एंगल थीटा, मतलब ये जो पॉइंट P है कहाँ शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल इस वायर की एक्सिस पे शिफ्ट हो जाए। ध्यान से सुनना, बहुत ही हर एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस वायर के अलोंग इसी एक्सिस पे, या हम कह सकते हैं इफ इट शिफ्ट्स टू द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट के एक्सिस पे शिफ्ट हो जाए, थीटा 0, तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। जब पर यही 0 हो गया तो पूरी की पूरी टर्म क्या, 0। दैट मींस देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा इस पॉइंट के ऊपर। इफ द पॉइंट शिफ्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट देन नो मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ऑन दैट पॉइंट। कितनी इंटरेस्टिंग बात थी ना। ओके, इसी तरीके से केस सेकंड देख लेते हैं। Second case, if theta is 90, अगर थीटा 90 हो जाए तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। In that case, dB is maximum, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगता है। किस केस में, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर पॉइंट एक ऐसे प्लेन में प्रेजेंट हो, if the point is present in a plane which is passing through the current element,
इस करंट एलिमेंट से पास हो, ये जो करंट एलिमेंट है इससे पास होने वाला प्लेन, लेकिन ये जो एक्सिस है इस करंट एलिमेंट का उसके परपेंडिकुलर हो। फिर से सुन लो, एक ऐसा प्लेन जो इस करंट एलिमेंट से पास करे, बट इसके खुद के एक्सिस के वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर एक ऐसा प्लेन में कोई पॉइंट प्रेजेंट हो, सपोज यहाँ वो पॉइंट प्रेजेंट है, तो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट? इतना इलैबोरेट करके आपको जैसे एकदम छोटे बच्चों को समझाते ना, वैसे समझाना जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन आता होता है लेकिन कभी कभी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वीक रहने की वजह से, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वीक रहने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सो हियर वी डिड द बायर एंड सेविट लॉ। क्या किस कौन कौन से वाइड्स पे अप्लाई हो सकता है, किस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। बट आपने इसमें एक और कॉमन चीज देखी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट वी कैन से दैट कि ये थोड़ा जो कूलम्स लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, कहीं ना कहीं जो बायो-सेविट लॉ था, कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी उसकी क्या थी, रिसेम्बलेंस थी। But still there are so many differences between the electric field and the magnetic field. What are these differences? मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। First of all, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मोशन में हो तब भी कर सकता है, रेस्ट में हो तब भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय ओनली मूविंग चार्जेस। दूसरा जो डिफरेंस था, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसी भी चार्ज पे, अगर मान लो कोई चार्ज रेस्ट पे तब भी उस पे लग सकता है, जरूरी नहीं है कि चार्ज मोशन में हो। बट जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन द चार्ज व्हिच इज इन मोशन। ये कहता है भाई मुझे तो चार्ज मोशन में चाहिए, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैं उस पे काम नहीं करूंगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है? चार्ज इन मोशन, यानी कि कोई वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास, कोई वेलोसिटी होगी तब ये फोर्स उस पे क्या करेगा, वर्क करेगा। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय द आइसोलेटेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय आइसोलेटेड चार्ज। कोई अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो वो भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी जनरेटेड बाय आइसोलेटेड करंट एलिमेंट। कोई अगर करंट एलिमेंट है, आइसोलेट नहीं हो सकता वो, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो उसको कनेक्ट होना पड़ेगा एक कॉन्टिन्यूअस किसी पाथ से, किसी सर्किट से। अगर ये करंट एलिमेंट को इस वायर से मैं अलग कर दूं और बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो नहीं बनाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड दिस करंट एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड टू अ कॉन्टिन्यूअस सर्किट। यहां देखो इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन में सर्किट बनाया है। तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो होना चाहिए चार्जेस का, और फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए क्या चाहिए हमें? कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, तभी ये करंट एलिमेंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाए, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। उसके बाद आपको क्या पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि अभी हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, या बायो एंड सेविट ने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया था, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट। सुन लेना मैं क्या कह रही हूं, कि जो सिर्फ ये करंट एलिमेंट है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। अगर इसके आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या कोई मैग्नेट प्रेजेंट है तो वो इसके अंदर नहीं आता है, उसका इन्फ्लुएंस इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस वाज द बायो एंड सेविट्स लॉ। In a very elaborated way we have discussed Bayer and Savitt's law. Now we will discuss in our further lectures about the applications of Bayer and Savitt's law.
क्योंकि बायो एंड सेविट ने एक पाथ दे दिया, आगे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए हमें एक रास्ता दिखा दिया कि अब आप किसी एक वायर के लिए, किसी सर्कुलर लूप के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम वो एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। थॉरली वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो, बीच में आप स्किप कर रहे हो, then I'm sorry, just forget about your dreams about being the IITian or something else. अगर आप if you are dreaming of something, then you have to be passionate about it, and if you are not passionate about it, then forget about it. Everything needs that passion in you. Okay, so consistency is very important. अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, इसी के अंदर आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ द डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा। दैट मींस जिस प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ। Suppose if I draw this dl vector and r vector in a plane, अगर मैं एक प्लेन में इनको ड्रॉ करूं तो ये हमारा क्या है, dl वेक्टर करंट एलिमेंट, और ये सपोज हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट p। तो ये हमारा r वेक्टर है, ये इन दोनों की अगर डायरेक्शन है और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो dp वेक्टर है ये इस r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। अभी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर दिख रहा है, ये इसके r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और dl वेक्टर के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो व्हाट यू कैन से दैट dp वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। So guys, we have done the Bayer and Savit law in a elaborated way. बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, and the rest of the things depends on your practice. If you like today's video, then don't forget to subscribe my channel for more interesting videos and lectures, because I'll make sure that you do not miss any topic and you prepare yourself beyond your level and beyond your potential. I'll make sure that your potential comes out of you and it works in a brilliant way. So stay tuned and keep watching the videos. God bless you all.